तेल है, कच्चा तेल है। अब सबसे ज़्यादा क्राइसिस हमारा उसी को लेकर आ रहा है, इतना महंगा अब कच्चा तेल हो चुका है। आपने केन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट किए थे, उसको आपने टेक ओवर किया था। क्यों हम कच्चे तेल में अभी भी इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं? क्यों अभी भी हम इतने ज़्यादा इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं उसके लिए? मेरे को शक है कि मिडिल ईस्ट वाले कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में, डेमोक्रेटिक कंट्री घुस गए। वो ऐसे ऐसे कानून लगवा देते हैं जिससे कि 5 साल की लीज दे दो, कोई आना ही नहीं चाहता है। कानून ऐसे बने हुए हैं कि आपको फैसिलिटेटर होना पड़ेगा। हमारे यहाँ जैसे नरसिम्हा राव जी ने कहा कि उनके सेक्रेटरी को पूछा कि भाई कैसे जो मीडियम क्लास की इंडस्ट्रियां हैं उनको कैसे आगे आएं। तो बोले क्या क्या इसके रूट हैं? तो बोले रूट जो है सब डीजीटीडी के थ्रू जाता है, डायरेक्टर जनरल टेक्निकल डेवलपमेंट। तो बोले इसको ख़त्म कर देते हैं, इनके आदमी दूसरे डिपार्टमेंट से आए हुए हैं, वहाँ भेज देते हैं। जिस दिन से डीजीटीडी ख़त्म हुआ, देश में जो मिडिल क्लास की जो जितनी कंपनियां आई हैं सब उसकी वजह से आई हैं। हमारे यहाँ भी जो ऑयल में डीजीएच है वो भी बहुत बड़ा फैसिलिटेटर था। वो लोगों को बोलता था कैसे कंपनी लगाई जाए, कैसे तेल उत्पादन किया जाए, क्या किया जाए। वही भाव अगर उनका रहे, क्योंकि आप पर लोग एहसान कर रहे हैं सोना निकाल करके, आप पे लोग एहसान कर रहे हैं तेल बना करके। किसी भी हालत में आज के यंग लोगों को एक ही चीज़ चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में एक ही चीज़ चाहिए, एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन। हमारे प्रधानमंत्री जी भी 10 बार 100 बार बोलते हैं एक्सप्लोरेशन 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 का ये मतलब ये यंग बच्चे भी जो हैं वो भी आज के टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त आ गई कि 5 करोड़ में भी वो एक्सप्लोरेशन की मशीन ले सकते हैं, कुछ लोन ले सकते हैं, चाहे वो ऑयल का हो, चाहे वो जैसे अमेरिका में है, कनाडा में है, जियोलॉजिकल सर्वे में बना हुआ है, वहाँ जाके लोग देखते हैं कि कहाँ पे पोटेंशियल है, जहाँ पे कि ऑयल है, गैस है, कॉपर है, जहाँ भी उनको जो समझ में आता है, एक्सप्लोरेशन मशीन लेके वो एक्सप्लोरेशन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। आजकल बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। आजकल 80% 90% आपको क्लैरिटी आ जाती है कि आपको यहाँ गड्ढा खोदने से, ड्रिल करने से आपको मिल जाएगा, डिस्कवरी आपकी हो जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत सिंपल काम है, हमारी बहुत हाथ जोड़ के विनती है, जो एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं वो अपना एक्सप्लोरेशन करने के बाद उसको बड़ी कंपनी को बेच सकें। जो हिंदुस्तान में नियम है, अगर आपको डिस्कवरी हुई, ऑयल की, गैस की, कॉपर की, किसी चीज़ की भी डिस्कवरी हुई, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से डील करती है। इसको सिंपल रखें, जैसे आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कैसे चली, बिल गेट, बड़े बड़े जो भी इन्फोसिस बने, जो भी कंपनियां बनी, वो क्या करती हैं, छोटे छोटे जिन्होंने जो सॉफ्टवेयर कंपनियां, जो स्टार्टअप हैं, उनकी कंपनियां उन्होंने कुछ नया चीज़ बनाई, उनको खरीदते रहते हैं, खरीद के वो बड़ा कर लेते हैं। वो चीज़ में हमारे माइनिंग में है, ऑयल एंड गैस में है। डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी को आप बड़े कंपनी को बेच दीजिए। ये मन से निकालना पड़ेगा कि वो पैसा कमा लिया, बिल्कुल पैसा कमाना वो दोबारा लगाएगा। ये जो मन से निकालना है कि पैसा कमाना दोष है, और लोगों को ये इजी मनी, मैं सब लोगों को बोलता हूँ कि सब लोग जो हैं देखते हैं कि आज के ज़माने में पैसा कहाँ लगाएं, कौन से शेयर में लगाएं, कौन से घोड़े पे बैठ करें, कौन सा प्रोडक्ट लें जिसमें कि दाम बढ़ जाए। मैं घोड़े पे मत बैठ लगाओ, खुद घोड़ा बनो, खुद घोड़ा बनो, रिस्क लो, फैक्ट्रियां लगाओ, फैक्ट्री के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। मैं बोलता हूँ मैन्युफैक्चरिंग में वापस एक बड़ी ग्रोथ इंजन बनेगा मैन्युफैक्चरिंग, उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट किया जाए बेसिकली। छोटी हो बड़ी हो, मैंने एक तो बताया आपको, पब्लिक सेक्टर को आपको सबको प्राइवेटाइज, आपको कोई ना कोई कॉरपोरेशन बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनमें भयंकर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं से उसको हम अनलीश करें, हर चीज़ को अनलीश। अच्छा, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं,
मैं ये भी बोलता हूँ, जैसे अगर मान लो आप मेरे को गोल्ड कंपनी भी देते हैं या कॉपर कंपनी देते हैं, अगर कभी हुआ, एक आदमी को निकालेंगे नहीं, हम आदमी को निकाल नहीं सकते। हमने हिंदुस्तान जिंक में, भारत एल्युमिनियम में एक आदमी को नहीं निकाला, 5 गुना ज़्यादा और लोगों को रखा, और कम से कम भी 500 इंडस्ट्रियाँ और आई साथ में, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ जो कि पनपी। तो ये बड़ा बड़ा इतना हिंदुस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटी है। और हमारे यहाँ क्या है, सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो लड़कियाँ आजकल काम कर रही हैं, जो आगे आ रही हैं, आप उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हमारे यहाँ 30% 35% लड़कियाँ काम करती हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी आदमियों से 15 से 20% ज़्यादा है। अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को भाई मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, नौकरी तो कराइए, नौकरी ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ में उनको लगाइए। आप ट्राई करके देखिए। हमारे यहाँ 2 लाख आदमी काम करते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं हिंदुस्तान में रहता नहीं हूँ और मेरा कोई फैमिली मेंबर नहीं रहता है, ये उदाहरण है। हमारे बाय एंड लार्ज यूनियन नहीं है, आप विश्वास नहीं कर सकते। उसमें 35% 30% लड़कियां काम कर रही हैं। बहुत मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप सब लोगों में है। आप सब लोग, हमारे आप में कोई फर्क है ही नहीं। अपॉर्चुनिटी मिलने की बात है। सब हिंदुस्तानी का मतलब क्या है, ही हैज ए रिस्क टेकिंग एबिलिटी। हम लोग इस हालातों से निकले हैं, हम लोगों के पास हर चीज बनी बनाई मिलती नहीं है, हम लोगों को बनानी पड़ती है। लेकिन सामने वाला एक अप्रिशिएट करने वाला मिले, गवर्नमेंट एक अप्रिशिएट करती भी है और भी करे। हम लोगों को बैंक वाले जो हैं, इक्विटी वाले जो हैं, वो सब साथ में आपके लगे हुए हैं। अब ये टाइम आ गया है कि अब हमको इंपोर्ट डिपेंडेंस नहीं रहना है। 3 ही चीज़ तो चाहिए। एक तो सेमीकंडक्टर हमारे यहाँ इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है। अभी भी हम लोग जो है, जैसे हम सेमीकंडक्टर लगा रहे थे, तो सबसे पहले मैनेजर किस पे गई, हमने कहा पहले हम फाउंड्री लगाएंगे, फंडामेंटल रॉ मटेरियल बनाएंगे, उसके बाद उसको प्रोसेस में लगाएंगे। अभी प्रोसेस हो रहा है, पैकेजिंग हो रही है, लेकिन हम फंडामेंटल भी बनाएंगे। दूसरा हमारा है क्रिटिकल मेटल। ये दोनों चीज़ें जो है हम देश को तंग करती हैं, ज़रूरत है हमको। क्रिटिकल मेटल हमारे यहाँ भरा हुआ है। आप देखेंगे हिंदुस्तान जिंक में 1 साल के अंदर में, 1.5 साल के अंदर में हम बाय एंड लार्ज 60% जो भी क्रिटिकल मेटल है निकालेंगे। और हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं, आप लोग भी थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। सेमीकंडक्टर की आपने बात की, सेमीकंडक्टर में क्या विजन है सर आपका, और किस तरीके की प्रोग्रेस वहां पर हम कर सकते हैं? मैं उससे निकल गया। मैं बोला मैंने उसमें मेहनत बहुत की थी, आगे ईश्वर की जो इच्छा होगी। हमारे पास मेरे को ज़्यादा कोई काम कुछ चाहिए भी नहीं। मेरे 4 काम बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। एक तो ऑयल एंड गैस, आप लोगों को सबको मेरे को चाहिए कि आप लोग भी ऑयल एंड गैस में जाइए, एक्सप्लोरेशन कीजिए। बहुत दम है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की पॉलिसी भी अच्छी है। आज के दिन गवर्नमेंट ने उसकी ड्यूटी भी कम की है। ऑयल एंड गैस सिंपल है। ये हिंदुस्तान जो है, मेरे को लगता है एक दिन बाड़मेर जो है ह्यूस्टन शहर बन जाएगा। इतनी पोटेंशियल है ऑयल एंड गैस। दूसरा, हम कॉपर बनाते हैं, 5 लाख टन कॉपर हम जाम्बिया में बनाते हैं। वहाँ पे जाके हमने 0 से चालू किया, आज 5 लाख टन के वर्ल्ड के लार्जेस्ट कॉपर बनाएंगे। एल्युमिनियम 60 लाख टन एल्युमिनियम, और जिंक सिल्वर, बिल्कुल इसी में जिंदगी कट जाएगी। तो बहुत अच्छा है सर। सिल्वर में ये जो एकदम से क्रांति आई है पिछले 6 महीने में, ये क्योंकि आप हिंदुस्तान जिंक में आपका 50% एबिटा आज की डेट में सिल्वर से आता है, ये एकदम से क्या हुआ, और ये इसका क्या आप एक बहुत बड़ा पोटेंशियल देखते हैं आगे जाते हुए आपके खुद के बिजनेस के लिए? ये जितने यहाँ बैठे हैं ना, आप उनको हमको भी अपॉर्चुनिटी मिली। मेरी बड़ाई कुछ है ही नहीं, लेकिन हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली, इन लोगों को नहीं मिली। इनको मिलेगी, ये भी करके दिखा देंगे। हमको मिली, उसमें लगे। हम लोग
क्योंकि हम लोग मेहनत ज़्यादा करने वाले लोग हैं। हम लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात जो है हमको नज़र आई पूरी दुनिया में घूम के, हमारे यहाँ आलस नहीं है, अपॉर्चुनिटी चाहिए। बिल्कुल, आगे बढ़ के लोग काम कर लेंगे। सर एक और सवाल जो आपका पैशन भी रहा है एजुकेशन को लेकर, क्योंकि दुनिया में जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने बनाई हैं और उनमें काफ़ी इन्वेस्ट किया है। भारत में भी अभी आईबी एजुकेशन काफ़ी आगे बढ़ रही है, काफ़ी नई नई यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इस पे आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? आज हिंदुस्तान से 1 लाख बच्चे तो जाते ही होंगे शायद बाहर, बिल्कुल बाहर पढ़ने जाते हैं, 1 करोड़ रुपये खर्चा हो जाता है, और 13% फैकल्टी दुनिया में हिंदुस्तानी है। अगर हिंदुस्तानी प्रोफेसर है उस पर लोग बोलते हैं हम यही पढ़ाने वाला अच्छा है। लेकिन गवर्नमेंट बाहर में यूनिवर्सिटी नहीं लगाती हैं, जितने भी लोग हैं इंडस्ट्रियलिस्ट ही लगाते हैं। हम लोग को भी अगर इंकरेज करेंगे, हमको भी, मैंने भी यही कहा है कि हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिली, उसमें हमारे वी नेवर हैड एनी गॉडफादर। अपने बिहार से निकले, यहाँ लात खाई, वहाँ जूता खाया, वहाँ आगे आए, वहाँ पीछे आए, कहीं से लोन मिला, लोन 50,000 रुपये का लोन चेक पास कराने के लिए पूरे दिन भर बैंक में बैठे रहे, पान लेके बैंक मैनेजर के पास गए, भैया खा लो, हमारा चेक पास कर दो। हम लोग तो कभी लाइफ भर तो इकोनॉमिक क्लास में चढ़े, बाथरूम के बाहर कहीं पे जगह मिल जाए तो सो के निकल गए। तो ये जो चीज़ें वो हिंदुस्तान मालूम को ही है। आप लोगों को इनको एक बार आप चस्का लग गया है, इनको एक बार इनको फ्रीडम करा दीजिए सिस्टम से, जो जाना नहीं पड़े, नोटिस आवे नहीं, फ्री में रहें, और ट्रस्ट बेस और एक इज्जत देना चालू कीजिए। भैया इज्जत चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। बिल्कुल, चलिए। तो यूनिवर्सिटी भी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे है 1 लाख स्टूडेंट हमारे हैं, कितना रुपया जाता होगा बाहर, अरबों रुपया बाहर जा रहा है। उससे बढ़िया यूनिवर्सिटी यहाँ बने, क्योंकि यहाँ क्लाइमेट बहुत अच्छा है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, रिवर्स हो जाएगा। लेकिन वो चीज़ बनाए। मैं भी तैयार हूँ, कोई भी अगर आगे से प्रपोजल आए, और कोई काम को ट्रस्ट बेस, आप विश्वास नहीं करेंगे। आज मेरे को हिंदुस्तान जिंक लिया और मैंने भारत एल्युमिनियम ली, उसमें फुल 100% प्राइवेटाइजेशन हुआ। आज 15 साल हो गए प्राइवेटाइजेशन हुआ ही नहीं। गवर्नमेंट के पास 49% शेयर एल्युमिनियम के हैं और 29% शेयर जिंक के हैं। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं एक्सपेंशन और करना चाहता हूं, पैसा और लगाना चाहता हूं, लेकिन हम लोग की दशा वही है जो कि हम नई बहू आती है घर में, वो अपने पीहर जाती है तो बोलती है मैं बहुत खुश हूं। चलिए अनिल अग्रवाल सर, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया। आपकी स्टोरी काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है और एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने भारत के लिए इतना कुछ किया है, आप सब मानेंगे इस चीज़ को। एक स्टैंडिंग ओवेशन फिर से प्लीज़ अनिल अग्रवाल जी के लिए। थैंक यू सर।